एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज आपकी पज़ल की एट्थ क्लास है, ओके, जिसमें आपके जो पज़ल हैं वो आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। ये वीडियो आपका SBI क्लर्क, PO और भी जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं IBPS, NTPC सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके। अगर आपने अभी तक जो पज़ल की प्लेलिस्ट है उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्लास 1 से ज़रूर देखें। आपकी जो पज़ल की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ओके। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। अगेन आप जो है ना वो क्लास फर्स्ट ज़रूर देखें। तो जब भी आप क्लास फर्स्ट से देखेंगे ना, प्रॉपर क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड ऐसे देखेंगे तो आपको आसानी से पज़ल्स और उनसे रिलेटेड जो टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं और कैसे सॉल्व करना होता है बेसिक से आपको वो समझ आएगा, ओके। आप उन्हें ज़रूर एक बार देखें। अपने पज़ल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। आज आपकी जो पज़ल हैं उनमें आपका एक तो लीनियर पज़ल है, ओके। एक आपका पज़ल है जो रिलेशन बेस्ड है, यानी उसमें आपको जनरेशन दी हैं, आपको उन्हें पैटर्न में लगाना है। एक आपके फ्लोर बेस्ड पज़ल है, लेकिन फ्लोर बेस्ड पज़ल जैसे हम सभी ने अभी तक सॉल्व करी हैं वो नहीं है। फ्लोर के साथ साथ आपको फ्लैट भी उसमें दिए गए हैं, आपको इसका लेवल अप मिलेगा, ओके। सिंपल फ्लोर पज़ल नहीं है। अगेन जो 4th नंबर की पज़ल है वो है आपकी कुछ पर्सन्स हैं, उन्हें कुछ चीज़ें पसंद हैं जिन्हें हमें अपने उनके फॉर्मेट में लगाना है, ओके। किसने कितना पहले क्या ख़रीदा, ये लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने इस टाइप का एक क्वेश्चन शेयर किया था जिसमें कुछ पर्सन्स थे, उन्होंने पर्टिकुलर चीज़ें ख़रीदी हुई थी। किसने क्या पहले ख़रीदा, किसने क्या बाद में ख़रीदा, आपको ऐसे अरेंज करना था। आज भी आपको इस टाइप की एक पज़ल देखने को मिलेगी। पज़ल का लेवल आपका ईजी टू मीडियम होगा, इसलिए आप ध्यान से देखें और करने की कोशिश करें। चलिए बढ़ते हैं अपने पज़ल नंबर 1 की ओर, जो है आपकी लीनियर पज़ल, ओके। पज़ल नंबर फर्स्ट है आपकी, ओके। एंड ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दिया गया है। आपको जैसे सही लगे आप उस लैंग्वेज में से सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि 7 मित्र ABCDEFG है, सभी का जो फेस है, मुंह है, वो उत्तर की ओर करके वो एक पंक्ति में बैठे हैं और एक दूसरे के समान दूरी पर हैं एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद आपके ये स्टेटमेंट शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, देयर आर 7 फ्रेंड्स नेम ABCDEFG, ऑल ऑफ देम आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट आपको ये स्टेटमेंट्स मिलेंगे। जैसा कि क्लास फर्स्ट से ही हम लोगों ने ये सीखा है कि सबसे पहले आपको पज़ल को पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको ये माइंड में फटाफट से लाना कि जैसे हमने इसको पढ़ा तो हमें पता चल गया कि 7 पीपल हैं, ओके। एंड लीनियर आपकी ये पज़ल है, फेस आपका सबका नॉर्थ की ओर है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें फटाफट से दिमाग में अपने फिक्स करने हैं, ओके। चलिए बिठाते हैं। आप एक ऐसे लाइन कर लें, आपको जैसी भी लैंग्वेज में आपको ठीक लगे वो आप उसमें सॉल्व करें इसे। 7 मित्र हैं तो 7 आपको ऐसे प्लेस बनानी है इनको बैठने की, पर्टिकुलर पर्सन्स के 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। इस तरीके से आपने 7 प्लेस बना ली, ओके। नेक्स्ट आपका सबका फेस नॉर्थ की ओर है तो नॉर्थ आपका इधर होता है, या आप अपने माइंड में रखिए कि नॉर्थ की ओर सबका फेस है। नॉर्थ की ओर फेस करते ही हमारा जो राइट होगा वो इधर आ जाएगा और जो लेफ़्ट होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ओके। अगर आपसे राइट एंड की बात करेगा तो ये हो जाएगा, एंड अगर आपसे लेफ़्ट एंड की बात करेगा तो ये लेफ़्ट एंड हो जाएगा, ओके। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनसे हमें पज़ल को शुरुआत करना होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट की ओर। स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि बी किसी भी चरम छोर पर नहीं है, ओके। बी हु इज़ नॉट एट एनी एक्सट्रीम एंड इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी बी जो है हमारा वो किसी भी एंड पे नहीं है, ना तो वो यहाँ पे बैठा है और ना ही वो यहाँ पे बैठ सकता है, ओके। तो बी के लिए बची ये वाली प्लेस। सेकेंड लाइन उसमें इसी में बोली गई है कि जो बी है वो 4th टू द लेफ़्ट ऑफ सी है, यानी सी से 4th नंबर पे बैठा है लेफ़्ट में।
सी से लेफ्ट में 4th नंबर पे 4th प्लेस पे बैठा है। ओके, सो अगर सी हमारा यहाँ पे बैठा तो बी बैठेगा 1 2 3 4। ओके, एक तो ये कंडीशन बनी। सेकंड आपकी कंडीशन ये बन सकती है कि सी बैठा यहाँ पे एंड बी बैठ जाएगा 1 2 3 4। ओके, सो चलिए बैठाते हैं इन्हें। सो चलिए बैठा देते हैं बी को, हम लोग सी को बैठाते हैं यहाँ पर। ओके, एंड बी बैठ जाएगा 1 2 3 4 यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जी पंक्ति के मध्य में है, यानी जी इज़ इन द मिडल ऑफ द रो। तो मिडल आपका कहाँ है? ये आपका मिडल है। ओके, एंड देयर आर 2 पीपल बिटवीन डी एंड जी, यानी आपका जो डी है और जी है उसके बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर ही आपका डी बैठेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर तो सी बैठा दिया है हमने। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जी वाला हो गया था हमारा। अगला स्टेटमेंट है ए इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ए इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ओके, जो ए है वो एक तो हमारा बी का पड़ोसी है, तो बी का पड़ोसी होने के साथ ए का यही प्लेस एक बचा, और दूसरा ये भी कह रहा है कि वो ई के लेफ़्ट में तीसरे स्थान पर बैठा है। तो लेफ़्ट में अगर यहाँ तीसरे स्थान पर हमारा ये ए अगर बी का पड़ोसी बन गया तो ई के लेफ़्ट में तीसरे स्थान पर ये हमारा यहीं पर बैठ पाएगा। ओके, तभी ना तो ये 1 2 और तीसरा ये इसकी प्लेस हो गई फिक्स। तो अब हमारे पास एक पर्सन बचा, एक वो है एफ़, तो एफ़ को यहाँ पर बैठा देते हैं। सो जैसा कि अब हम सभी ने सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए सभी पर्सन्स को बैठाल दिया। अब ये हमारा सही बना है या गलत बना है, इसके लिए हमें इसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। सभी स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ें और इसके साथ मैच करा लें। तो पहला है कि बी हु इज़ नॉट एट एनी एक्सट्रीम एंड्स इज़ 4 टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी बी हमारा जो किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है, सी से 4th लेफ्ट एंड पे है, 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी इज़ इन द मिडल ऑफ द रो। तो ओके, जी हमारा बीच में ही है, मिडल में एकदम, और 2 पर्सन है डी और जी के बीच में, तो 1 और 2 ए एंड बी हमारे 2 पर्सन हो गए। अगला स्टेटमेंट है ए इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। तो बिल्कुल ये भी कंडीशन जो है फॉलो हो रही है। नेक्स्ट है इज़ अ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी बी जो है वो ई के, ए जो है वो ई के थर्ड में लेफ्ट में थर्ड प्लेस पर है, तो ये भी हमारा फॉलो हो रहा है 1 2 3। ओके, लेफ्ट में। सो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे जो भी स्टेटमेंट्स थे वो फॉलो हो गए हैं। सो इस तरीके से हमारी ये जो पज़ल है वो कम्प्लीटली करेक्ट बनी है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछे या 2 पूछे, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपकी पज़ल 2 मिनट में या 2.5 मिनट में आपको ये एकदम करेक्ट बन जाएगी। ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं SBI क्लर्क एंड PO आपका जल्दी हो जाएगा, और आपके लिए उसको प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम था उसमें आपका 4 से 5 पज़ल पूछी गई थी। ओके, कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग में इनइक्वालिटी के दिए गए थे एंड कुछ आपके सिलॉक्स के दिए गए थे, लेकिन जो मैक्सिमम पोर्शन था वो आपका पज़ल का था। ओके, सो इसलिए आपको जो पज़ल है उन पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मतलब ये समझिए कि कुछ तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी आपका वो क्लियर होगा। ओके, एंड रीजनिंग से अच्छा स्कोरिंग आप तो जानते ही हैं कि नहीं है कोई, तो रीजनिंग में स्कोर करना भी इजी है, तो आपको पज़ल में मेहनत करनी होगी। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करिएगा अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है। ओके, सो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पज़ल की ओर। सो सेकेंड नंबर की पज़ल आपकी जनरेशन बेस्ड है। ओके, इसमें आपके कुछ मेंबर्स होंगे फैमिली के प्रॉपर, जिन्हें आपको उनके अकॉर्डिंग, जो उनका रिलेशन है उनके अकॉर्डिंग आपको फिक्स करना है। ठीक है, सो एक परिवार के 9 सदस्य हैं PQR ST UV WX, जो आपके 3 पीढ़ियों के हैं। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है और परिवार में कोई एकल अभिभावक नहीं है, यानी नंबर ऑफ फीमेल्स इज़ मोर देन नंबर ऑफ मेल्स एंड देयर इज़ नो सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट कोई नहीं है, इसका मतलब है कि सभी आपके मैरिड हैं। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट कि
क्यू वी की बेटी है जो एक्स की बेटी है। ओके, सो यहाँ से हमारे स्टेटमेंट शुरू हो गए हैं। तो अभी पहले हमें ये जानना होगा कि इन रिलेशंस में हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, कुछ आपके जिनका आपका मीनिंग होता है। ओके, सो फीमेल एंड मेल, ये दो आपके हुए जो आपको अक्सर इन जो रिलेशन होते हैं, इनकी पजल ब्लड रिलेशन होते हैं, इनमें आपको देखने को मिलते हैं। सो मेल आपका प्लस से डिनोट होता है एंड फीमेल आपकी माइनस से। ओके, कहीं कहीं फीमेल आपको ऐसे सर्कल से डिनोट होते हुए मिलेंगे एंड जो मेल हैं वो स्क्वायर से। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मैरिड कपल। तो मैरिड कपल जो होते हैं वो अक्सर ऐसे डबल लाइन से आपको शो करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे भी हो जाता है, तो ये भी आपका मैरिड कपल जो हैं उनके बीच का रिलेशन इस सिंबल से डिनोट होता है। नेक्स्ट रिलेशन होता है सिबलिंग्स का, यानी भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, ऐसे। ओके, तो सिबलिंग्स का आपका सिंगल लाइन ऐसे होती है जिससे आपका सिंबल यूज़ होता है सिबलिंग का। नेक्स्ट होता है डिफरेंस जनरेशन, मतलब आपके जो ग्रैंडफादर एंड फादर, इनके बीच में जनरेशन है, तो ऐसे ये एक लाइन होगी जो आपकी जनरेशन को शो करेगी, डिफरेंस को जनरेशन के। ठीक है, सो ये कुछ सिंबल होते हैं जो हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। और इस पजल को भी अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा ब्लड रिलेशन ही यूज़ हो रहा है, किसी ना किसी के बीच कोई ना कोई रिश्ता है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी की माँ है। ओके, सो इस तरीके से आपको इन सिंबल्स का प्रॉपर यूज़ करना पड़ता है जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आपके पास प्लस है तो आपको पता होगा कि हाँ जो प्लस है ये हमारा मेल है, या माइनस है तो ये हमारी फीमेल है। ओके, सो इस तरीके से कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपकी। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने स्टेटमेंट्स को एंड अपनी पजल में आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स को सिंपली पढ़ेंगे। आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी में पढ़ें। ओके, इंग्लिश में अच्छा लगे तो इंग्लिश में पढ़ें। स्टेटमेंट है Q इज़ डॉटर ऑफ V। ओके, सो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट है Q इज़ द डॉटर ऑफ V, V हु इज़ द डॉटर ऑफ X, यानी Q इज़ द डॉटर ऑफ V एंड V हु इज़ द डॉटर ऑफ X। ओके, यानी Q जो है V की बेटी है, V की बेटी है, यानी आपका Q V की बेटी है, तो बेटी है तो वो आपकी नीचे जनरेशन में शो करेगी। ओके, एंड जो V है आपका वो X की बेटी है, यानी X आपका यहाँ कहीं है, तो ये X की बेटी है एंड Q भी आपकी बेटी है, तो माइनस का साइन आप ऐसे लगा दें। ओके, अब पढ़ते हैं अगली लाइन। अगली लाइन कह रहा है कि W इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ V, W इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ V, यानी W V जो T की बुआ है की भाभी है। ओके, W इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ V, V हु इज़ द आंट ऑफ T, V हु इज़ द आंट ऑफ T, यानी V की भाभी है आपकी W। ओके, एंड T की बुआ है V, तो V की जो W है आपका ये V की भाभी है, तो कहीं ना कहीं आपके भाई भी होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप ऐसे डबल लाइन से इनका ये मैरिड कपल को हम शो करेंगे, तो ये आपकी भाभी हो गई। ओके, एंड आपके फिर इसके जो V है उसके भाई भी होंगे, तो अभी हम लोग आके पता चल जाएगा कौन है। ठीक, नेक्स्ट लाइन है कि जो V है वो T की बुआ है, T की बुआ है। ओके, चलिए, तो T की बुआ है आपकी, तो T का अभी जेंडर आपका क्लियर नहीं है, T की बुआ है। ओके, यानी T की बुआ होगी तो इनके भाई भाभी के वो बेटा या बेटी होगी, तब जाकर वो T की जो T है T की आपकी वो बुआ बन जाएगी V। अब पढ़ते हैं हम लोग अगली स्टेटमेंट। U इज़ द नेफ्यू ऑफ P,
U इज़ द नेफ्यू ऑफ P। ओके, सो हमें पढ़ना है एक ऊपर लाइन की जो पहले तो तीन आप जनरेशन है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। सेकंड, आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि नंबर ऑफ़ फीमेल जो हैं वो मोर है नंबर ऑफ़ मेल से, यानी फीमेल्स ज़्यादा हैं और मेल कम है, और कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है, यानी अगर ये है आपकी तो इसका भी कोई पेयर हो, एंड यहाँ पे भी इसकी कोई ना कोई जो है पति होगा, कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है। एंड ऊपर जो हमारा एक्स है इसका भी कोई ना कोई, क्योंकि एक्स हमारा अभी जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए हम लोग एक्स को ऐसे ही रखते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सो स्टेटमेंट में आगे लिखा है कि यू इज़ द नेफ्यू ऑफ पी। यू जो है वो पी का नेफ्यू है, यानी यू पी जो आर का पुत्र है, यू पी जो आर का पुत्र है उसका भांजा है। ओके, यू पी जो आर का पुत्र है, यानी आर का पुत्र है आपका पी। ओके, तो पी आपका यहाँ आ जाएगा और उसका भांजा है कौन? यू, यानी आपका जो यू है वो यहाँ पर हो जाएगा। ओके, यू आपका हो जाएगा यहाँ पर, एंड यू आपका भांजा है इसलिए प्लस से डिनोट होगा, और आपका जो पी है आर का पुत्र, यानी आर है और ये हो गया पी आपका पुत्र। ओके, आर यानी एक्स और आर आपके पेयर है ये एक। ओके, अगला हम लोग पढ़ते हैं कि पी क्यू का मामा है। पी क्यू का मामा है। ओके, हो गया, पी क्यू का मामा है तो क्यू ये है और मामा ये है। ओके, यानी वी एंड पी आपके भाई बहन हैं। ओके, पी एंड वी आपके भाई बहन हैं, यहाँ से शो हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर डब्ल्यू और पी की जो पोजीशन है इसे चेंज कर देते हैं, तो ये आपके पी एंड वी जो हैं ये भाई बहन आसानी से हम लोग को समझ आएंगे। ओके, सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो आगे पढ़ते पढ़ते आपके क्लियर हो जाते हैं। सो पहली चीज़ तो ये है कि पी ये जो आर का ये हो गया पुत्र, एंड इसकी वाइफ हो गई आपकी डब्लू। ओके, अगला आपका है लाइन कि पी क्यू का मामा है, डन हो गया। यू एस जो एक्स का दामाद है उसका पुत्र है। यू एक्स एक्स का दामाद है। ओके, यानी एस यहाँ पर आपका आ जाएगा, तब ये जाकर ये एक्स का दामाद हो जाएगा, यानी एक्स आपका ये है, इसकी बेटी वी और वी का हस्बैंड हो गया एस। ओके, सो इस तरीके से आपका कुछ ये क्लियर हुआ। ओके, अब देखिए मेल एंड फीमेल का आप नंबर भी काउंट करते रहिए। ओके, एस आपका मेल है। ओके, यू आपका मेल है, पी आपका मेल है, और अभी इस समय 3 फीमेल और 3 मेल आपके फिक्स हो चुके हैं। ओके, फीमेल आपकी डब्ल्यू और वी और क्यू। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपका, फिर से एक बार पढ़ें, और पढ़ने पे देखिए पहले 9 सदस्य हो गए, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल 9 सदस्य तो हमारे बैठ गए। लेकिन अब हमें देखिए कुछ का जेंडर फाइंड करना है। ये एक्स और आर है, इनमें अभी जेंडर हमें पता करना है, और टी जो है इसका जेंडर पता करना है। एक लाइन हमें दी है कि टी और आर का जो जेंडर है वो समान है। ओके, यानी जो आर का जेंडर है वही टी का आपका जेंडर है। ओके, सो एक बार फिर से हम लोग ऊपर से पढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्स और आर में से कोई हमें जो इसका जेंडर क्लियर हो जाए। सो यहाँ पर दिया है क्यू वी की बेटी है, क्यू वी की बेटी है जो एक्स की बेटी है, यानी जो एक्स की बेटी है हमारी हो गई। डब्लू वी जो टी की बुआ है, डब्लू वी जो टी की बुआ है कि भाभी है, डब्लू भाभी हो गई वी की, और टी हमारा ये इसकी भतीजी या भतीजा हो गया। ओके, नेक्स्ट है
यू पी जो आर का पुत्र है, यू पी जो आर का पुत्र है उसका भांजा है, तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। नेक्स्ट है पी क्यू का मामा है, पी जो है वो क्यू का मामा है, ओके, तो ये मेल हो गया। नेक्स्ट लाइन है यू एस जो एक्स का दामाद है उसका पुत्र है, यू एस जो एक्स का दामाद है उसका ये पुत्र है, यानी यू और क्यू आपके भाई बहन हैं, एस एंड वी आपके हस्बैंड वाइफ हैं, पी एंड डब्ल्यू आपके हस्बैंड वाइफ हैं, एक्स एंड आर भी आपका हस्बैंड वाइफ है, ओके। सो अभी एक्स, आर और टी इन तीनों का जेंडर हमें पता करना है, लेकिन हमें एक लाइन दी गई है, एक्चुअली दो लाइन दी गई हैं। पहली लाइन कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, यानी फीमेल आपकी ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू मेल, ओके। एंड दूसरा आपका जो है वो ये है कि टी और आर का जो जेंडर है वो सेम है, टी एंड आर ऑफ सेम जेंडर, ओके। सो अभी अगर हम काउंट करें तो एस, यू और पी तीन आपके हो गए मेल, वी, क्यू एंड डब्ल्यू तीन आपकी हो गई फीमेल। यहाँ पर जो आपका मेल एंड फीमेल का रेशियो चल रहा है वो अभी इक्वल चल रहा है, ओके, इक्वल है, 3-3। अगर हम एक्स को एंड एक ये जो कंडीशन है कि टी और आर हमारे सेम जेंडर के हैं, तो अगर हम आर और टी को मेल कर देते हैं तो हमारा जो मेल का हो जाएगा वो मेल हमारे तब 5 हो जाएंगे एंड फीमेल हमारे 4 हो जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए है, ओके, क्योंकि हमें फीमेल्स ज़्यादा चाहिए हैं मेल से, ओके। सो इसलिए हम जो हैं वो टी को करेंगे फीमेल, ओके, एंड आर को भी कर देंगे फीमेल, और आर के फीमेल होते ही जो एक्स है वो हमारा मेल हो जाएगा, यानी ये आपका हस्बैंड हो गया एंड आर उसकी वाइफ हो गई, ओके। सो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से तो हमने पूरी जनरेशन फर्स्ट एक्स एंड आर की, जनरेशन 2 एस, वी और पी डब्ल्यू की, और थर्ड जनरेशन आपकी क्यू, यू, क्यू और टी की। तो 3 जनरेशन हो गई, सभी के जेंडर पता चल गए, जो हमारी पजल में स्टेटमेंट्स थी वो भी प्रॉपर क्लियर हो गई, ओके, मेल फीमेल से कम है, एक एक चीज़ प्रॉपर हमें पता चल गई। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार फिर से शुरू से पूरी पजल को देखिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस तरीके से सारी ही कंडीशन जब फॉलो हो गई हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये पजल प्रॉपर बनी हुई है एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो इस तरीके से हमारी जो सेकंड नंबर की ये पजल थी ये कंप्लीट हुई, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ओके। एंड पज़ल को एक बार फिर से देखेंगे तो आपको आसानी से सब क्लियर हो जाएगा, ओके। सो आपको भी जो है ना पज़ल को एक बार नहीं, आपको 1, 2, 3 बार नहीं, प्रॉपर पढ़ते ही रहना है। ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ा और पज़ल आपसे हो जाएगी, थर्ड बार में भी आपको कई कई चीज़ों का न्यू पता चलेंगी कि अरे ये भी था। सो इस तरीके से आपको आसानी से ये सॉल्व हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड नंबर की पजल की ओर। सो ये है आपकी थर्ड नंबर की पजल जिसमें आपके 8 पर्सन हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, जिनके पास डिफरेंट एलिमेंट हैं, ओके, डिफरेंट टाइप के आपके एलिमेंट हैं जो उन्हें नेचर से प्राप्त हुए हैं, ओके। तो एलिमेंट के नाम आप सुन लीजिए, पेपर, फायरवुड, कोकोनट, गोल्ड कॉइन, डायमंड रिंग, सिल्वर प्लेट, बैम्बू स्टिक और सनफ्लावर ऑयल, ओके। सभी के पास एक एक चीज़ है। अब आते हैं आपके स्टेटमेंट्स। सो चलिए अब हमारे स्टेटमेंट शुरू होते हैं और हमें इन 8 व्यक्तियों को उनके एलिमेंट्स जैसे इसमें बोले जाएं वैसे वैसे उन्हें उनके साथ जोड़ते जाना है, ओके। सो पहला कह रहा है, एक तो लाइन है कि सभी के पास एक ही आइटम है, ओके। दो, किसी के पास भी दो चीज़ नहीं हो सकती, यानी उसके पास डायमंड रिंग भी हो और उसके पास गोल्ड कॉइन भी हो, एक ऐसा नहीं हो सकता कि सभी के पास एक ही प्रॉपर एलिमेंट उनके पास है, ओके। सो चलिए शुरू करते हैं इन्हें बनाना।
पहली लाइन कह रहा है कि कोकोनट इज़ नीदर ओन्ड बाय यू नॉर टी। ओके, कोकोनट जो है वो ना तो यू के पास है और ना टी के पास है। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये आप साइड में कहीं लिख सकते हैं कि जो कोकोनट है वो ना तो यू के पास है और ना आपका टी के पास है। सेकेंड चीज, द पेपर इज ओन्ड बाय ईदर क्यू और आर। जो पेपर है वो या तो क्यू के पास है या फिर आर के पास है। ओके, नेक्स्ट लाइन है पी ओन्स डायमंड रिंग। ओके, तो यहाँ से हमको पजल को बनाना शुरू करना है हम सभी को, क्योंकि यही हमें एक फिक्स पॉइंट दिखा। जब आपको कुछ फिक्स मिले तभी आप प्रॉपर शुरू करिए बनाना। कह रहा है पी ओन्स डायमंड, ओके, रिंग। नेक्स्ट लाइन कह रहा है एस ओन्स फायर वुड। एस ओन्स फायर वुड। ओके, अगली लाइन कह रहा है सनफ्लावर ऑयल इज नीदर ओन्ड बाय टी नॉर वी। जो सनफ्लावर ऑयल है, ओके, वो आपका नीदर ओन्ड बाय टी नॉर वी। ओके, सो नेक्स्ट आपका देखते हैं डब्लू ओन्स गोल्ड कॉइन, यानी डब्लू के पास आपका गोल्ड कॉइन है। अगली लाइन है सिल्वर प्लेट इज ओन्ड बाय ईदर क्यू और आर। जो सिल्वर प्लेट है वो या तो आपका क्यू के पास है, उसका मालिक क्यू है, या उसका मालिक आपका आर है, चांदी की प्लेट का मालिक। चलिए, तो अभी अगर हम अपने एलिमेंट्स को देखें तो डायमंड रिंग आपका ये फिक्स हो चुका, ठीक है, गोल्ड कॉइन फिक्स हो चुका, एंड फायरवुड आपका ये फिक्स हो गया। एंड आपके जो पर्सन हैं उनको आप एक जगह देखिए लिख लीजिए। ओके, सो अभी आपका बचा है वी। तो अगर हम अब ध्यान से देखें तो वी हमारा जो है वो क्या क्या हो सकता है उसके पास। सो अगर हम सिल्वर प्लेट की बात करें तो क्यू और आर उसका मालिक नहीं है। डब्लू सोने के सिक्के का मालिक है, चांदी की प्लेट का मालिक या तो क्यू है या फिर आर है। ओके, सो जो चांदी की प्लेट है उसका मालिक या तो क्यू है या आर है, यानी क्यू आर क्यू आर, इन दोनों में से किसी ना किसी के पास आपका सिल्वर प्लेट है। ओके, एंड अगर बात करें पेपर की तो पेपर के लिए भी आपका ये स्टेटमेंट लिखा है कि पेपर इज़ ओन्ड बाय ईदर क्यू और आर। ओके, तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी फिक्स नहीं है, या तो इसके इन दोनों में किसी के पास पेपर है या इन दोनों में किसी के पास सिल्वर प्लेट है। ओके, सो अभी हमारे बच्चे कौन, एक तो बचा आपका वी, ओके, एंड एक बचा आपका टी और एक बचा आपका यू। ओके, तो चलिए देखते हैं। अभी आपका पेपर और जो सिल्वर प्लेट है ये दोनों भी कट गया, मतलब पेपर एंड सिल्वर प्लेट। अब हमारे पास जो एलिमेंट बचे हैं उन्हें ध्यान से देखें। पहला बचा है कोकोनट, और बचा है बैम्बू स्टिक, एंड आपका बचा है सनफ्लावर ऑयल। ओके, सो सनफ्लावर ऑयल के लिए यहाँ पर आपको एक कंडीशन दी गई थी, टी और वी के पास नहीं हो सकता। सनफ्लावर ऑयल आपका टी और वी के पास नहीं हो सकता, तो सनफ्लावर ऑयल आपका जाएगा किसके पास, यू के पास। ओके, सो यू के पास फिक्स हो गया सनफ्लावर ऑयल, तो सनफ्लावर ऑयल को भी आप कट कर दें। इन एलिमेंट्स को कट करना इसलिए ज़रूरी है जिससे हम क्लियरली ये समझ पाएँ कि कितने एलिमेंट्स हमारे बचे हैं जिन्हें हमें प्लेस करना बाकी है। बाकी अगर आपको नीड नहीं लग रही है तो आप इन्हें ऐसे जो हम कट कर रहे हैं ऐसे ना करें। ओके, नेक्स्ट आपका देखो अभी बचा है कोकोनट और एक बचा है बम्बू स्टिक। तो कोकोनट से रिलेटेड एक यहाँ पर हम लोगों ने ये कंडीशन लिखी थी कि टी और वी के पास ये नहीं हो सकता, यू और टी के पास। ओके, सो कोकोनट से रिलेटेड जो हमारा ये स्टेटमेंट है, क्यू कोकोनट इज़ नीदर ओन्ड बाय यू नॉर टी। ओके,
तो टी के पास कोकोनट नहीं हो सकता, तो कोकोनट हमारा जाएगा वी के पास। ओके, कोकोनट हमारा कट गया, अब बचा बम्बू स्टिक, तो बम्बू स्टिक हमारा फिक्स हो जाएगा बैम्बू स्टिक किसके पास, टी के पास। ओके, ये हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो हम इसे इरेज कर सकते हैं, इसकी नीड अब हमें नहीं है। शुरुआत में थी जब लिखा था, बट अब हमारा नहीं है। ओके, सो अब हम अगर ध्यान से देखें तो सारे 8 पर्सन हमारे बैठ गए। ओके, और 8 के पास हमारे एलिमेंट पहुंच गए। क्यू और आर को हम अभी भी फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि क्यू और आर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें पक्की नहीं दी गई है। ओके, सीधे शब्दों में ये कहा गया है कि क्यू और आर पेपर भी हो सकता है, और क्यू और आर जो है सिल्वर प्लेट का मालिक भी हो सकता है, सिल्वर प्लेट। ओके, सो इस तरीके से आपने देखा कि जो पज़ल है वो प्रॉपर हमारी बन गई। ओके, सो इस पज़ल को अगर लेवल हाई करना होता है तो जो पज़ल है वो इसके बीच में रिलेशन भी बता देते हैं कि इनके बीच में आपका रिलेशन है कुछ, तो वो इस तरीके से जो पज़ल के लेवल है उसका डिफ़िकल्टी लेवल आपका बढ़ा देते हैं। लेकिन अभी हमें जो पज़ल दी गई थी उसमें कुछ 8 लोग थे, उन्होंने कोई एलिमेंट ले रखे थे जिन्हें हमने फिक्स कर दिया। ओके, सो ये पज़ल आपकी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें से कुछ एक पज़ल आपकी प्रीवियस ईयर में पूछी भी जा चुकी हैं। सो आप ये देख सकते हैं कि आपको किस लेवल की पज़ल पूछी जा सकती है। ओके, एंड ये हमारी आपकी 3rd पज़ल यहाँ पर कंप्लीट होती है। ये पज़ल सही है। ओके, क्योंकि हमारी ये पज़ल आसानी से बन गई। एंड अगर ये पज़ल आपकी बिल्कुल भी गलत बन रही होती तो हमारी जो पज़ल है वो बीच से ही जो है वो छूट जाती। ओके, कंप्लीटली नहीं बन पाती। ओके, सो इस तरीके से आप भी पज़ल को बना सकते हैं आसानी से, सिर्फ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। एंड इसी तरीके से आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको जो पज़ल है उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड मैक्सिमम कोशिश की जाएगी कि आपको पज़ल सॉल्व कर पाई जाए आपके एग्ज़ाम के पहले। सो इस तरीके से ये आपकी पज़ल पूरी हुई। ओके, सो बढ़ते हैं अब हम अपनी 4th नंबर की पज़ल की ओर। सो ये है आपकी 4th नंबर की पज़ल। अभी तक हमने जो पज़ल सॉल्व करी थी वो आपकी फ्लोर की पज़ल थी। ओके, आपको 8 फ्लोर दे दिए थे, आपको उनमें लोगों को ऐसे बिठाना था, उनकी फ्लोर को फिक्स करना था। बट सो ये पज़ल आपकी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपका फ्लोर दिया है, साथ फ्लोर, एक फ्लोर पे आपके 2 फ्लैट भी दिए गए हैं। ओके, सो इसलिए ये थोड़ी यूनिक हो जाती है। आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दिया गया है, आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आप इसे सॉल्व करें। तो चलिए पज़ल को पढ़ना शुरू करते हैं। पज़ल आपकी है 10 पर्सन हैं, EFGHI JKL MN आर लिविंग ऑन अ 5 फ्लोर। ओके, 5 फ्लोर हैं जिनमें आपके 10 लोग रहते हैं। ओके, देयर आर 2 फ्लैट्स ऑन ईच 5 फ्लोर, यानी इन 5 फ्लोर पे आपके 2 फ्लैट हैं और सभी फ्लैट का एक आपका ओनर है। ओके, सो बॉटम मोस्ट फ्लोर आपकी नंबर 1 होती है, उसके आपके ऊपर बढ़ती जाती है, तो टॉप फ्लोर आपकी 5th वाली हो जाएगी। जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में फ्लोर के सॉल्व कर चुके हैं, आपको ये सारे तरीके पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो क्लास 1st है, 2nd है, 3rd है उन्हें देखिए, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके स्टेटमेंट्स। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने स्टेटमेंट की ओर। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सो आपके स्टेटमेंट जो हैं वहाँ से हम इन्हें ऐसे ले लेते हैं। ओके, सो 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, ये तो आप हो गए आपके क्या, फ्लोर। नेक्स्ट हो गया आपका फ्लैट, तो फ्लैट आपका 1 एंड फ्लैट आपका 2। ओके, इसे ठीक से लिख लेते हैं। ओके, सो यहाँ हमारे बन गए ये फ्लोर एंड ये फ्लैट फिक्स हो गया। अब हम पढ़ते हैं अपने स्टेटमेंट्स। कह रहा है ई लिव 3 फ्लोर
above L. ओके, E जो है वो L के 3 फ्लोर ऊपर रहता है। तो देखिए ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है। ओके, E आपका जो है वो L के 3 फ्लोर ऊपर रहता है, यानी अगर L आपका फर्स्ट फ्लोर पे है तो E आपका कहाँ होगा, 1 2 3, E आपका हो जाएगा 4th फ्लोर पे। ओके, अगर L आपका फर्स्ट फ्लोर पे है तो E आपका हो जाएगा 4th फ्लोर पे, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये रहा 4th। नेक्स्ट आपका लाइन है L who lives साउथ ईस्ट ऑफ M, यानी L जो है वो M के साउथ ईस्ट में रहता है। ओके, अगर सपोज़ ये रहा M, तो M का साउथ ईस्ट कहाँ होगा आपका, ये कहीं होगा। ओके, M का साउथ ईस्ट यहाँ कहीं होगा, तो यानी आपका जो फ्लोर है L का वो कहीं नीचे है। सो इस तरीके से आपने देखा कि आपका अगर फ्लोर, ये जो M है, अगर ये आपका 4th फ्लोर पे है तो L आपका 3rd फ्लोर पे होगा। ओके, साउथ ईस्ट में, तभी तो हो पाएगा। अगली लाइन है M who lives on an even number floor। चलिए, ये तो हमारा फिक्स हुआ कि M जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। ओके, अगला लाइन है बोथ E एंड L डोंट लिव इन द सेम नंबर फ्लैट। ओके, सो यहाँ से हमारा हमें क्लू मिला कि जो E और L है वो एक ही फ्लोर पे, एक ही फ्लैट में नहीं रहते हैं। यानी अगर E हमारा फ्लैट नंबर 1 में रहता है तो L फ्लैट नंबर 2 में रहता है। तो चलिए अब हम लोग अपने E और L को तो बैठा ही देते हैं। तो अगर E हमारा, सपोज L हमारा बैठा यहाँ पर फ्लोर नंबर 1 में, फ्लैट नंबर 2 की, तो E बैठ जाएगा यहाँ फ्लैट नंबर 1 में। ओके, एंड अगर हमारा जो L है वो बैठा यहाँ पर, तो हमारा E बैठ जाएगा फ्लैट 2 के 5th फ्लोर पे। ओके, इस तरीके से ये होगा। अब क्या फिक्स है ये हमें बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट है कि M जो है वो ऐसे साउथ ईस्ट में रह रहा है। ओके, सो आगे जो लाइन दी गई थी कि M जो है वो साउथ ईस्ट में है, L यानी L हु लिव्स साउथ ईस्ट ऑफ M, तो सिंपल बात हो गई कि हमारा L यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि जब L यहाँ बैठेगा तो M इसके साउथ वेस्ट कहाँ है, साउथ ईस्ट कहाँ जाएगा। ओके, सपोज़ करिए L आपका यहाँ बैठ भी गया तो हमारा M इसके कहाँ जाएगा, बैठ ही नहीं पाएगा। ओके, साउथ ईस्ट में L बैठा है, ना कि हमारा साउथ वेस्ट में। ओके, तो इस तरीके से जो L की पोजीशन है वो हमारी फिक्स हो गई, और वो पोजीशन है हमारी फ्लैट नंबर 2 का फ्लोर नंबर 1। ओके, L की पोजीशन फिक्स होते ही हमारी M की पोजीशन फिक्स हो गई। पहला तो इसने इवन नंबर फ्लोर पे बैठना है, ठीक है, तो और ऊपर से M के L साउथ ईस्ट में है। ओके, सो इस तरीके से आप इनके ब्लॉक भी कर सकते हैं, जिससे इजी हो जाएगा कि हम किसे किधर बैठा रहे हैं, राइट। ओके, सो अभी हमारा फ्लोर नंबर 2, फ्लोर नंबर 4th ये हो गया फिक्स। ओके, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है बोथ E एंड L डोंट लिव इन सेम नंबर फ्लैट, हो गया, बिठा दिया E और L को। अगली लाइन है H एंड K लिव ऑन सेम नंबर फ्लोर, H एंड K लिव ऑन सेम नंबर फ्लोर but not immediately above or immediately below the floor on which M live। ओके, सो ये जो पज़ल है आपकी, ये काफ़ी आपका दिमाग इस्तेमाल करने वाली पज़ल है। आपको पूरा फोकस्ड रहना है, तभी आप इस पे कर पाएंगे। ओके,
सो इसमें सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि एच और के आपके एक ही फ्लोर पे रहते हैं। एच एंड के लिव ऑन सेम नंबर फ्लोर, यानी एच और के जो हैं वो या तो 5 वाली फ्लोर पे रहेंगे या आपके 3rd वाली फ्लोर पे रहेंगे। दोनों आपके एक ही फ्लोर पे रहते हैं। उनका फ्लैट नंबर अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तभी तो वो एक ही फ्लोर पे रह पाएंगे। अगर कोई इंसान फ्लोर नंबर 5 पे रह रहा है अपने किसी दोस्त के साथ, तो उसका दोस्त भी उसके बगल वाले या फ्लैट में रह रहा होगा, तभी तो दोनों एक ही फ्लोर पे रह पाएंगे। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि एच और के जो हैं वो सेम नंबर फ्लोर पे रह रहे हैं। ठीक है। दूसरी लाइन कहा है कि एम के ना तो इमीडिएट ऊपर हैं ना एम के इमीडिएट नीचे हैं। तो देखिए, इमीडिएट नीचे तो वैसे भी नहीं हो सकता था, क्योंकि इमीडिएट नीचे एम के यहाँ पर एक जगह खाली है, लेकिन फ्लैट नंबर 2 में तो ऑलरेडी एल बैठा हुआ है। एम के ठीक ऊपर उनकी जगह हो सकती थी, लेकिन हमको मना कर दिया कि एम के इमीडिएट अबव नहीं हो सकते। तो अब उन दोनों की एक ही जगह बची। एच आपका बैठ सकता है यहाँ, के यहाँ, या फिर के यहाँ, एच यहाँ। ओके, आई होप आप सभी को यहाँ तक की पजल समझ आई होगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे स्टेटमेंट पे। आगे स्टेटमेंट है ओनली 1 फ्लोर बिटवीन के एंड एफ, यानी के और एफ के बीच में एक फ्लोर है। एफ हु लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी, एफ हु लिव नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी, यानी जो एफ है वो जी के नॉर्थ ईस्ट में रह रहा है। एफ यहाँ है तो जी आपका कहीं यहाँ होगा। ओके, इतना आप सभी को क्लियर हुआ? तो अब हम बैठा देते हैं। देखिए, के और एफ के बीच में एक फ्लोर है, पहली लाइन। 1 फ्लोर बिटवीन के एंड एफ, और दूसरी लाइन की जो एफ है वो जी के नॉर्थ ईस्ट में रह रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट देखना है तो जी का नॉर्थ ईस्ट, जी जो है वो कहीं यहाँ बैठेगा इन फ्लैट में, तभी आपका एफ जो है वो नॉर्थ ईस्ट में पहुँच पाएगा। ओके, यानी जी हमारा बैठ जाएगा। अगर सपोज़ करिए, पहली बात तो ये कह रहा है कि के और एफ के बीच में एक फ्लोर है, इसका मतलब जो के है उसकी पोजीशन हमें पता चल गई, वो हमारा बैठा है कहाँ, फ्लैट नंबर 2 पे, तभी उसके बीच में एफ आ पाएगा। ओके ओके, सेकेंड चीज़, जी। जी जो है हमारा वो जब एफ के साउथ वेस्ट में होगा, तभी जी जो है एफ है वो जी के नॉर्थ ईस्ट में हो पाएगा, यानी जी हमारा यहाँ कहीं बैठेगा। ओके, इतना नीचे बैठेगा। ठीक से इसको बैठा देते हैं। ओके, सो अब हमारा देखिए, जी से जो एफ की डायरेक्शन है, जी से एफ की डायरेक्शन आपकी नॉर्थ ईस्ट है, जैसा कि हमें यहाँ पर दी गई है। ओके, ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी। अब हम पढ़ते हैं अगली लाइन, वो है जे लिव अबव आई। जे जो है वो आई के ऊपर ही फ्लोर पे कहीं रहता है, बराबर पे या नीचे नहीं रहता। जे लिव अबव आई, मतलब जे आई के ऊपर रहता है लेकिन एन के ऊपर नहीं रहता। जे जो है आई के ऊपर रहता है लेकिन एन के ऊपर नहीं रहता। ओके, अगली लाइन पढ़ लेते हैं। बोथ एन एंड आई लिव सेम नंबर फ्लैट। एन और आई आपके एक ही फ्लैट में रहते हैं। तो चलिए पहले तो हम बैठाते हैं अपनी पहली लाइन कि जे आई के ऊपर रहता है, तो जब भी हमारा आई यहाँ कहीं बैठेगा तो जे हमारा यहाँ बैठ जाएगा। ओके, जे यहाँ 3rd नंबर पे बैठ जाएगा। ओके, फिर कह रहा है कि एन के ऊपर नहीं रहता, लेकिन एन के ऊपर जे नहीं रहता, तो एन हमारा यहाँ कहीं बैठा होगा। ओके, इतना हो गया अरेंज। अब आगे पढ़ते हैं कि एन और आई सेम फ्लैट में है, तो बिल्कुल फ्लैट नंबर 2 में हमारा एन भी है और आई भी है। अगली लाइन, सो नेक्स्ट लाइन है
कि H लिव्स एन ऑड नंबर फ्लैट। ओके, तो फ्लैट नंबर 1 जो कि ऑड है तो H हमारा उसी पे रहता है। सो इस तरीके से सब क्लियर है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो फ्लैट हैं वो 5 भर चुके हैं और 10 लोग हमारे बैठ चुके हैं। ओके, फ्लैट नंबर 1 में H E J M और G इतने लोग हैं। फ्लैट नंबर 2 में आपका K N F I और L इतने लोग हैं। ओके, सो ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। देखा आपने किस तरीके से पज़ल को अरेंज किया गया। सो सिंपल, इस पज़ल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्शन का भी ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आपने डायरेक्शन का ऊपर नीचे ज़रा भी इधर उधर किया तो आपके ये जो पर्सन्स हैं ये डिफरेंट हो जाते और ये ठीक से हमारे नहीं बैठ पाते। ओके, सो इस तरीके से हमारी जो ये पज़ल है ये प्रॉपर बन चुकी है। फ्लैट नंबर 1 में H E J M G बैठे हैं। फ्लैट नंबर 2 में K N F I L बैठे हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारी ये चारों पज़ल हो जाती हैं कंप्लीट। आई होप आप सभी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिर से इस पज़ल को देखें एक बार, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ओके, सो यहाँ फिनिश होता है हमारा ये क्लास 8th ऑफ पज़ल, जिसमें आपके 4 आपसे पज़ल दिए गए थे। ओके, जनरेशन पज़ल था जिसमें आपको 3 जनरेशन में लोगों को बैठाना था। ये फ्लोर पज़ल था प्लस इसमें फ्लैट्स भी दिए गए थे आपको। नेक्स्ट आपका लीनियर पज़ल आपको देखने को मिला जिसमें फेस जो था उनका नॉर्थ की तरफ था और आपको आसानी से बैठाना था। जो चौथे नंबर की पज़ल आपकी हुई वो थी कि कुछ पर्सन्स थे जिन्होंने कुछ एलिमेंट्स को ख़रीदा था, उन्हें आपको प्रॉपर उन्होंने क्या ख़रीदा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स बैठाना था, बताना था। सो इस तरीके से इसी टाइप की पज़ल आपकी SBI क्लर्क, SBI PO या बैंकिंग के एग्ज़ाम में देखने को मिलती हैं। ओके, सो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर अभी पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं फॉर फर्दर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।